जंग की शुरुआत के साथ-साथ आप कह रहे हैं ज़हन में जंग का खात्मा भी रखना पड़ेगा? बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा। वही तो इस वक़्त अच्छा। उसको डिलेमा क्या है? उनको एंड गेम नहीं बताई। हुँ, ईरान में 31 ईरान है। कैसे? सिस्टम एक प्रणाली रखी है, हुँ, जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज़ेशन एंड मोज़ेक डिफेंस। ये क्या होता मोज़ेक है? डिफेंस क्या है? हुँ, ईरान स्टडी कर रहा है कि अमेरिका युद्ध कैसे करता है कमज़ोर मुल्कों पे। वाह! एक हमारे लिए सबक है कि वायु शक्ति का कैसा इस्तेमाल हुआ है भारत और के लिए कैसे सबक है। भारत कैसे कर हाँ, सकता है। अच्छा। मगर आप अपने अपोनेंट को या दुश्मन को इस स्थिति मत लाइए कि वो अपने खुद को सवाल पूछेगा, यूज़ इट और लूज़ इट। मुझे बताइए क्या वाक़ई ईरान की जो नेवी पावर है वो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ़ एयर फ़ोर्स की पावर नज़र आ रही है? जिसे कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशंस। आप ज़मीन से हवा में मिसाइल छोड़ दीजिएगा, तो वो जब 7-8 किलोमीटर पे है, वो मतलब म्यूनिशंस जो हैं वो सैर पे सपाटा करते हैं, अच्छा। ढूँढते हैं। जैसे उन्होंने एक KC-135 को कैसे गिराया? हाँ, कैसे? कभी जंगी जहाज़ हॉर्मुज़ में नहीं आएँगे अमेरिका के। हिम्मत नहीं होगी। दूसरा स्ट्रेट ऑफ बब बंदर जो रेड सी का है, अच्छा। वहाँ पे अभी खेल शुरू नहीं हुआ है। अमेरिका जानता है वहाँ पे हौतीज़ को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है और जंग और ही बढ़ेगी। आपको याद होगा कि जब अलेक्जेंडर आए थे तो पोरस ने तो लड़े, मगर हराया उनको किसने? मच्छरों ने। इसीलिए कहावत है, जो जीता वही सिकंदर। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आरफ़ा खानम शेरवानी। पिछले 3 हफ़्ते से ज़्यादा गुज़र चुके हैं ईरान की इस जंग को और बड़े-बड़े मैं कहूँगी वो फ़नकार, वो जानकार जो जंग को भी समझते हैं, सुरक्षा मुद्दों को भी समझते हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि ईरान 3 दिन नहीं 3 हफ़्ते से लगातार खड़ा हुआ है अपने पैरों पर। इस सब के बावजूद कि पहले ही दिन जंग के उनके सबसे बड़े नेता की, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या कर दी गई गैर कानूनी तरीके से। अब तो हाल ये आ पहुंचा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं और ईरान कह रहा है ना कोई बातचीत हो रही है और ना ही कोई बातचीत होगी। आखिर ये हुआ कैसे है? ईरान की जो एयर फ़ोर्स है, उसका जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या उसने छिपा के रखा उसको कि दुनिया नहीं समझती थी कि उसका जो सामर्थ्य है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी एबिलिटी है, वो क्या है? सिक्योरिटी और एयर डिफेंस के हिसाब से, ये जानने के लिए मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान इस वक़्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत कम लोगों में से एक जो कि शायद जो मुद्दा है सिक्योरिटी का उससे ज़्यादा उसके अराउंड जो पॉलिटिक्स है और जो वॉर की फ़िलॉसफ़ी होती है, यानी जी, फ़लसफ़ा जंग का, उसको जी। बेहतरीन तरीके से समझते हैं। मेरे साथ कपिल काक जी मौजूद हैं। छोटा-सा इंट्रोडक्शन कपिल काक जी का। पहली बात तो जाने-माने सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं देश में इस वक़्त और इसके अलावा 2-2 जंगें लड़ चुके हैं। भारत के एयर फ़ोर्स से रिटायर हुए हैं 1998 में और आप ये सोचिए कि वाइस एयर मार्शल की पोज़ीशन तक वो पहुँचे हैं। इसके अलावा भी उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, कश्मीरी पंडित भी आपकी एक पहचान है और इसके अलावा सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ में डेप्यूटी डायरेक्टर रह चुके हैं, फाउंडिंग आपने कहा डेप्यूटी डायरेक्टर। सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया कपिल कात जी, आप यहाँ प आए शुक्रिया जी। और इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर जहाँ लगता है कि लोगों ने अपने-अपने खंभे पकड़ लिए हैं कि हम ईरान के साथ हैं और हम इज़राइल और यूएस के साथ हैं। भारत का पता नहीं चल रहा किसके साथ है, उस पे भी मैं चर्चा करूँगी। लेकिन इस जंग के 3 हफ्ते गुज़र जाने के बाद अब जबकि ये लग रहा है कि ये जंग तो ख़त्म हो चुकी है, एक नैतिक जीत ईरान की हो चुकी है। क्या नैतिक जीत काफ़ी है? ईरान पे जो आक्रमण हुआ है 28 फरवरी से, उस पे ईरान पे बहुत असर पड़ा है, मगर ईरानियन लोगों की जुर्रत, उनकी हिम्मत और उनकी सिविलाइजेशन एक पैल्पेबल तरीके से सबको दिखती है। जैसे आपने खुद ही ज़िक्र किया अभी इंट्रोडक्शन में कि एक तरीके से जीत उनकी हुई है, उस पर कोई शक नहीं है। मगर क्या इससे युद्ध खत्म हुआ है? वो कहना मेरे ख्याल में उचित नहीं है। लेकिन जब और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने 5 दिन के लिए वॉर रोक दी है, उसके बावजूद भी इज़राइल के भी हमले जारी हैं और ईमानदारी से कहा जाए तो ईरान के हमले भी जारी हैं। जो खाड़ी के देश हैं उस पर भी बहरीन पे भी अभी हमले की खबर आई है जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो जंग अगर अमेरिका हमले में शामिल हो भी नहीं रहा है तब भी शामिल हो रहा है। एक बात ये भी कही जा रही है कि ये सिर्फ़ उन्होंने अपने शेयर मार्केट के लिए कि कुछ ट्रिलियन डॉलर का फ़ायदा हो गया। उसी घंटे में ख़ासकर उन्होंने अनाउंस किया। आप जानते हैं वो राष्ट्रपति होने से पहले तो एक कारोबारी हैं, वो बिज़नेसमैन हैं। तो मुझे ये बताइए कि जंग
पर रोक लगी है लेकिन जंग जारी है, कैसे समझें इसको? एक फैक्टर ये है, इस पर कोई शक नहीं है कि बिजनेसमैन हैं, और अगर वो खुद बिजनेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि सद्र हैं अमेरिका के, उनकी फैमिली बिजनेस कर रही है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते करीब कैसे हो गए हैं, वो जानते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट है वहाँ पे, जहाँ के पूरी छूट दी है पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, उनके फील्ड मार्शल साहब ने। तो ये पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि देखिए, अगर आप जंग करते हैं, ये कहने की बहुत ज़रूरत है, अगर आप जंग करते हैं, पहले क्या करते हैं? पहले जो राजनीतिक रणनीतिक के एक माहौल से एक क्षेत्र वो देखते हैं। अगर वहाँ जंग करेंगे, सैनिकी कार्रवाई करेंगे, तो सैनिकी कार्रवाई नाराज़गी में नहीं होती है। मैंने 2 जंगों ने, जैसे आपने खुद कहा है, उसके लक्ष्य होने चाहिए कि अमेरिका अगर ईरान पे, पिछले साल भी हुआ था, आप जानते हैं, 12 दिन की युद्ध हुई थी, उस वक्त तो ये था कि उनके पास परमाणु शस्त्र हैं, तो हम निकालेंगे परमाणु शस्त्र की ये कैपेबिलिटी, काबिलियत जो है, वो नाताज हो या इस्फहान हो या बाकी जगह हैं। और दावा भी किया गया कि ऑब्लिटरेटेड कर दिया गया, भारी भरकम अंग्रेजी का और शब्द का फिर इस्तेमाल कह हुआ। रहे हैं, हाँ। फिर कह रहे हैं कि अब ये युद्ध क्यों करें, क्योंकि परमाणु शस्त्र, आपने कहा तो फिर कुछ जून में महीने क्या किया था आपने? कुछ महीने तो आपने ऑब्लिटरेट किया था। तो उन पे एक तो भरोसा नहीं किया जा सकता, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक नार्सिसिस्ट, खुद को ही चाहने वाला व्यक्ति। बिल्कुल। और उस पे ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी इतनी है कि वो पहले कहा कि न्यूक्लियर परमाणु शस्त्र, फिर कहा नहीं हमें रिजीम चेंज चाहिए, फिर कहते नहीं बैलिस्टिक मिसाइल जो उनकी हैं उनको हटाना है। हकीकत ये है कि ट्रम्प इस युद्ध में खुद नहीं गए, उनको लिया गया। और किसने? सारे विश्व में एक सबसे ताकतवर मुल्क, उसको किसने लिया? इजराइल। इजराइल चाहता था युद्ध, और अगर उनको युद्ध जीतने का, बरकरार रखने का और एक सफलता पाने का एक तरीका ढूंढना था, अमेरिका को ले आइए। तो अमेरिका करेगा तो वो जादू हो जाएगा और ईरान जो है सरेंडर करेगा, कोलैप्स होगा। और जैसे आपने बिल्कुल उचित कहा, वो ना तो सरेंडर हुआ, हाँ बहुत बर्बादी हुई है ईरान में। इस पे ज़्यादा ना तो वेस्टर्न मीडिया बात करता है, ना तो बाकी विश्व के मीडिया बात करते हैं। बहुत बर्बादी हुई है, मगर हिम्मत है उन लोगों के, खासकर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, IRGC, उन्होंने सब कुछ अपना कार्यक्रम, सब कुछ कार्रवाइयाँ अंडरग्राउंड की है, और उस अंडरग्राउंड तरीके से ही वो अमेरिका को एक तरीके से हराए हैं। क्योंकि जैसे मैंने एसिमेट्रिक वॉरफेयर की, जो कमज़ोर मुल्क है वो देखता है मेरी वल्नरेबिलिटी क्या है। मेरी वल्नरेबिलिटी है कि ईरान किसी को दिखना नहीं चाहिए। अगर ईरान किसी को दिखना नहीं चाहिए तो ईरान को अंडरग्राउंड करिए। आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात अब तक जो आपने मुझे कही, मुझे जो समझ में आई है वो ये है कि इस जंग का अमेरिका के लिए कोई लक्ष्य नहीं था, ये लक्ष्यहीन एक जंग थी। यानी फौजी जंग में जा रहा है, उसको ये पता ही नहीं है कि ये जंग क्यों लड़ रहा है, वो किसको, उसका टारगेट क्या होगा, ये जब तक वो नहीं जानेगा तो वो जंग कैसे लड़ेगा। जब आप 1965 1971 की आपने जंग लड़ी, तो आपको एक अधिकारी के तौर पे ये पता था कि क्या करना है हम? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं था। 71 में जो हमारा नेशनल, इंदिरा गांधी ने फौज को एक लक्ष्य दिया था कि ईस्ट पाकिस्तान में थोड़ी टेरिटरी आप संभालिए, उस टेरिटरी में एक ऑपोजिशन बनाइए सरकार के खिलाफ, और वहाँ पे प्रो लिबरेशन फोर्सेस होने चाहिए। उन किसी को मालूम नहीं था कि ढाका मिल जाएगा। अगर ढाका मिला तो सरेंडर हो गया और ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बना। ये ना तो किसको लक्ष्य था, ना तो उम्मीद थी, मगर जैसे लड़ी गई जंग, जैसे मेघना क्रॉसिंग की थी, एक ब्रिगेड स्ट्रेंथ, आपको पता होगा, 5-6 हज़ार लोगों को छोटे हेलीकॉप्टरों ने दरिया क्रॉस करके ढाका की तरफ ले गए। एक फैक्टर था। तो यहाँ पे तो ट्रम्प साहब को उन्होंने कहा कि युद्ध करेंगे, मगर देखिए ना, युद्ध में जैसे मैंने कहा लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा सबसे बहुत अहम मुद्दा जो इस वक्त आरफा जी है हमारे सामने, जब जंग करते हैं
जंग बंद करने के लिए टर्मिनेशन स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जंग करेंगे तो बस 100 साल जंग लड़ते तो रहेंगे। जंग की शुरुआत के साथ साथ आप कह रहे हैं जहन में जंग का खात्मा भी रखना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। वही तो इस वक्त अच्छा। उसको डिलेमा क्या है, वो कैसे खात्मा करेगा। ईरान कहता है हम खात्मा नहीं करेंगे, सीजफायर नहीं करेंगे, ना तो बातचीत हो रही है, क्योंकि ईरान के पास एक ताकतवर सिचुएशन, एक माहौल में बैठे हैं कि जो कुछ भी अमेरिका ने चाहा ना, हाँ रेजिम चेंज हुआ नहीं है, हाँ ये हुआ है, डिकैपिटेशन स्ट्राइक हुई है, उससे ईरान को कमजोरी नहीं हुई। ट्रम्प समझते थे और इजरायली ने उनको बहकाया कि जो ही आप अयतुल्ला खमेनी को निकालते हैं, एक तरीके के डिकैपिटेशन स्ट्राइक में निकालते हैं, तो ईरान को लैप्स खत्म हो जाएगा। मगर ईरान के पास, जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी टेलीविजन पे, ईरान में 31 ईरान है। कैसे? क्योंकि उनको मालूम था डिकैपिटेशन हो सकती है। अच्छा। जंग में जब आप डिकैपिटेशन करते हैं, कमांड एंड कंट्रोल कर दी, जैसे इराक में हुआ था। सद्दाम हुसैन गए, आपने कमांड एंड कंट्रोल को बर्बाद किया, सद्दाम उनको निकाला, तो इराक को लैप्स हो गया। वही इनको समझ आ रही थी कि यही हम ईरान में करेंगे। या लिबिया में किया था, या मोहम्मद गद्दाफी के खिलाफ वो भी ऐसा ही हुआ, या सीरिया में भी ऐसा हुआ। बस सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने हिम्मत करी है और एक सिस्टम, एक प्रणाली रखी है जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एंड मोज़ेक डिफेंस। मोज़ेक डिफेंस क्या है? मोज़ेक डिफेंस ये है कि ईरान को 31 क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। हर क्षेत्र में कमांडर है और उस कमांडर के नीचे 5-6 कमांडर्स नॉमिनेट है। अगर नंबर 1 को निकालेंगे नंबर 2 आ जाएगा, 2 चला जाएगा, 3 चला। आप समझे नहीं मेरी बात? और इंडिपेंडेंट उनके पास फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस है, लॉजिस्टिक्स है, कमांड एंड कंट्रोल है, मगर एक कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऊपर है। मगर अगर वो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम हटा, ये तो लड़ सकते हैं, वैसे ही हुआ है। तो इनके सिक्योरिटी चीफ जो अली लारिजानी हैं, उनको मार दिया गया, इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना 31 ईरान है वहां पे। वो ये देखिए ना, जंग में आपको पहले देखना है कि आपका अपोनेंट क्या करने वाला होगा, कैसे करेगा। ईरान ने पिछले जब से 2003 की इराक युद्ध हुई है, तब से ईरान स्टडी कर रहा है कि अमेरिका युद्ध कैसे करता है कमजोर मुल्कों पे। वाह। तो उन्होंने देखा कि पश्चिमी क्षेत्र में इराक, सीरिया वगैरह थे, और पूर्वी क्षेत्र में अफगानिस्तान। तो क्या करता क्या है, कमांड एंड कंट्रोल को खत्म करता है। तो कमांड एंड कंट्रोल के लिए 31 ईरान लगा दिए। दूसरी बात है कि जो कुछ उनको दिखता है, क्योंकि ये भी कहना है, मेरे ख्याल में उचित बात ये भी है कि अमेरिका की फौजों ने बड़ा कमाल कर दिया, उसमें कोई शक नहीं है। जो उनको बोला गया कैसे उनको वीकन करना है, उनके जो सिस्टम्स हैं, सर्वेलेंस है, रिकॉनेसेंस है, जो क्रूज मिसाइल्स हैं, लड़ाकू विमान हैं, टैंकर्स हैं, सब का वायु शक्ति का पूरी तरह से हिस्टोरिक कदम उठाए हैं जो उनको करने चाहिए थे। मगर उनको एंड गेम नहीं बताई, ना तो टर्मिनेशन बताया। और इसीलिए 50 जो उनके टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, आप सोचिए, मैंने कहा जंग के पहले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या कर देना, उसके बाद उसके 3 दिन बाद ट्रंप का ट्वीट आया कि 48 जो टॉप ऑफिशियल्स हैं हमने उनको मार गिराया। अब की बार देखिए कि एक ही एक के साथ, यानी सुलेमानी और अली लारिजानी, ये वो लोग हैं जो रणनीतिकार हैं, जो बातचीत भी कर रहे थे, जो दिल दिमाग ईरान का माने जाते हैं, उनको भी खत्म कर दिया। लेकिन ईरान है जो खड़ा हुआ है। तो मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। ये एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसीलिए मैं ये भी कमाल की बात है। देखिए, आप अप्रिशिएट मत करिए, क्योंकि गलत कदम है, ये करना नहीं चाहिए। युद्ध में ऐसा डिकैपिटेशन लीडरशिप की अगर ये पैटर्न बनता है, अगली युद्धों में जहां भी छोटी मोटी युद्ध हो जाती है, पहले तो आप लीडरशिप को टारगेट करेंगे, मगर उनके जो सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स ने उनको अलाउ किया। जैसे सर्वेलेंस है, टारगेटिंग है, प्रिसिजन स्ट्राइक है, विमान, लड़ाकू विमान हो, सैटेलाइट हो, क्रूज मिसाइल हो, तो उनको कैसे इंटीग्रेट करके आप वो पूरी ताकत जो वायु शक्ति की ताकत है, डिसाइसिव पॉइंट्स पे लगाते हैं। तो वो उनकी तरह एक हमारे लिए सबक है कि वायु शक्ति का कैसा इस्तेमाल हुआ है
भारत वो के लिए कैसे सवाल है। भारत कैसे कर हाँ, सकता है। अच्छा मगर राजनीतिक और रणनीतिक और ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखिए अच्छा बहुत नहीं है। गलत काम, तो दो बहुत गलत, अच्छा नहीं, बहुत बहुत बुरा गलत है। काम। मैं आपसे जी 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। पहली बात जी तो ये कि आप ये कह रहे हैं कि लगभग 50 साल से ईरान अमेरिका को स्टडी कर रहा है। आप तो ये कह रहे थे कि उनके जंग लड़ने का तरीका क्या है? दूसरी बात जो आप कह रहे हैं मोज़ैक एक सिस्टम में लड़ता है ईरान, क्या दुनिया में और भी ऐसे देश हैं जो इस तरह के सिस्टम से लड़ते हैं? नहीं, ये मतलब कंपैरिजन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो जैसे हम कहते हैं ना 20/20 हाइंडसाइट। हुँ, अब हमने देखा है 3 हफ्ते में ईरान ने कैसे चमत्कार किया हुँ, है, कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई नहीं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। और जैसे वो इनोवेट करते हुँ, हैं, जैसे वो साजो सामान जो उनको कुछ रूस से मदद मिली है, हुँ, कुछ मदद चीन से मिली है, मगर ज़्यादा सब्सटेंशियल नहीं है, सब अपने बलबूते पे उन्होंने काम किया है। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, अब देखिए ड्रोन्स वो खुद बनाते हैं। शाहिद 1, हुँ। शाहिद 2। शाहिद 1 15-20 मीटर की एक्यूरेसी, अच्छा। शाहिद 2 15-20 मीटर की एक्यूरेसी, मगर जेट पावर्ड है। और वो ईरान छोटा मुल्क रूस को वो दे रहा है। और रूस शायद जो ड्रोन है, रूस यूक्रेन पे में हमला कर रहा है, के खिलाफ इस्तेमाल जंग। कर रहा है। तो मतलब ये सबसे बड़ी गलती जो हुँ, अमेरिका की हुई है, वो ये हुई है कि उनकी पूरी इंटेलिजेंस जो हुँ, थी बिल्कुल बिल्कुल किसी काम की नहीं रही है। अगर उनकी सच्ची इंटेलिजेंस हुँ, ये है कि कौन कहाँ हुँ, है, हुँ, हुँ, कहाँ बैठा है, कहाँ नमाज पढ़ रहा हुँ, है, कहाँ मीटिंग हो रही है, और तो आप उसको हुँ। डिकैपिटेशन करते हैं, वो तो ठीक वो है। तो सही किया उन्होंने, काफ़ी पता है उनको। हाँ, मगर आपको ये नहीं पता है उनके दिमाग में क्या है। हाँ। आप दिमाग तो आप स्टडी नहीं कर सकते हैं हुँ, सैटेलाइट से। और वो दिमाग ये है कि 20-22 साल की में वो और कुछ काम उन्होंने किया नहीं, और चुप, और जो कुछ भी इस्तेमाल किया है वो भी देखिए ना। एडवांस हुँ, सिविलाइजेशन जो है हमारे, उस सिविलाइजेशन के हमने भी हुँ, काफ़ी हुँ, सबक सीखे हैं। आप जानते हुँ, हैं हुँ, पर्शिया का जो हमारा इन्फ्लुएंस रहा है हुँ, भारत में। आजकल जो हमारी राइट विंग फोर्सेस हैं हुँ, वो मानना नहीं चाहती, मगर मेरा हुँ। इन्फ्लुएंस पर्शियन है, मैं कैसे? कश्मीरी हूँ। हाँ। हमारा खाने का हुँ, हमारी म्यूजिक, हुँ, मौसीकी, हमारा खा उठना बैठना, कपड़े, कल्चर इन्फ्लुएंस टू अ लार्ज डिग्री, और वो भी सूफी इस्लाम। हुँ। सूफी मैं इस्लाम तो हमारे। कहूँगी कि शक्ल-सूरत भी काफ़ी हद तक। जी, हम तो हाँ, वी आर सिमिलर इन मेनी वेज। तो मैं अफ़गानी भी, इस ईरानी भी, थोड़ा जी जी अफ़गानी इन्फ्लुएंस भी जी है, ईरानी भी जी है। जी तो वॉर पे वापस आ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि ये अमेरिका हैरान हो गया है, उसका इंटेलिजेंस फ़ेल हो गया है। आप क्या सोच रहे थे इस जंग के बारे में जब आपने ये सुना कि जंग शुरू हुई है, तो कितने दिन ईरान टिक पाएगा, आप क्या सोच रहे थे? कोई भी किसी भी एनालिस्ट से पूछिए, ये आउटकम होगा। कोई भी नहीं, कोई भी सिनारियो देखें आपने, क्योंकि हमें भी मालूम नहीं था कि जैसे मैंने पहले बार आपसे अर्ज की थी इंटरव्यू में, देखिए मिसाइल्स अंडरग्राउंड बनती हैं, हुँ, मिसाइल सब अंडरग्राउंड है, ड्रोन्स अंडरग्राउंड है, और उनको पता नहीं लगता है कि वो सैटेलाइट तो देखते हैं, हुँ। मगर वो कैसे देखेंगे अंडरग्राउंड क्या तो है, फिर मोसाद क्या है। मोसाद के एजेंट्स भी नहीं क्या पता लगा पाए? एजेंट्स जहाँ हाँ, जहाँ भी उनको देते हैं, हुँ, तो वो भी जानते हैं, ईरानियन जानते हैं कि मोसाद इनको, और उनकी खुद की ह्यूमन है, और सो ये भी सोचना है कि जो सत्ता में थे, उनकी हुकूमत थी, उनके भी अपोनेंट्स थे। देखिए ईरान में हजारों लोग मारे गए, आप जानते हैं, बिल्कुल, रिप्रेशन वहाँ काफ़ी हुआ है, वहाँ बिल्कुल। पे हमारी तरह जमहूरियत नहीं है। नहीं, ये तो देयर आर ऑपोजिशन हुँ। फोर्सेस हु विल फीड टू द अमेरिकन, वो भी हो ऑप्रेसिव और सकता है, रेजिम बिल्कुल ऑप्रेसिव है। है, उसमें हाँ, कोई शक उसको कोई नहीं। मानने से इनकार नहीं कर मगर सकता। ये भी सोचना है कि अगर आपने रिजीम बदलनी है, हुँ, वो सिर्फ उस मुल्क के लोग बदल बिल्कुल। सकते हैं। आप वॉशिंगटन में बैठ कर ये नहीं कह हुँ, सकते कि ये रिजीम हम चेंज करेंगे, हुँ, और आपने देखा आप चेंज कर भी नहीं पाए। हुँ, वो रेजीम के हुँ, अलग अलग सिस्टम्स आ रहे हैं। लारिजानी गया तो दूसरा आ गया, जैसे हुँ। मैंने पहले जिक्र अपॉइंट कर किया दिया था। जी उन्होंने। जी तो मैं वापस जाऊँ अरुंधति रॉय की इस बात को अगर मैं उनके शब्द उधार ले सकूँ तो उन्होंने कहा कि चाहे वो ईरान हो, यूएस हो, इज़राइल हो या भारत हो, जहाँ भी सत्ता बदलनी होगी वो लोग बदलेंगे सत्ता। बिल्कुल, ये बाहरी तो मैंने ताकत अभी नहीं कहा बदलेगी। जी। बिल्कुल ठीक अब आपने कहा हमने है। कहा तो आपने कोट नहीं किया, अरुंधति रॉय ने किया तो वो तो कोट कोट हुआ। हो गया।
और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब मैं अगली बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि ईरान की जो ये तैयारी है, ये तैयारी हमले की तैयारी ज़्यादा थी या बचाव की तैयारी ज़्यादा थी? दूसरी बड़ी बात, जैसे मैंने कहा कि यूएस ने तो पॉज़ किया है, पता नहीं आधिकारिक रूप से कह रहे हैं पॉज़ किया है, लेकिन हमले हो रहे हैं या नहीं मैं नहीं जानती। लेकिन इज़राइल के हमले लगातार जारी हैं। हमने यूएस के बारे में चर्चा की, हमने इज़राइल की ताकत के बारे में चर्चा नहीं की। मुझे बताइए कि जब आप ईरान और इज़राइल को एक साथ रखते हैं, तो किस तरह से इन दोनों की मिलिट्री पावर, एयर पावर, नेवी पावर कैसे देखते हैं? अब इसमें ये है कि अगर आप ताकत का एक मुकाबला करें तो ये है कि इज़राइल अपने खुद को समझता है कि वो वेस्ट एशिया का सुपर पावर है और वो टॉलरेट नहीं करेगा कोई और मुल्क है जो उनको साथ ना हो, क्योंकि अरब शेख तो सब सऊदी अरेबिया ही एक है जो मिला नहीं है उनके, बाकी अरब देश जो हैं वो इजरायली प्रो इजरायली हैं, उसमें कोई शक नहीं है, अमेरिका की वजह से। तीसरी बात जो है कि इजराइल चाहता था, और वो जड़ है इस सारे युद्ध की जड़ अगर है तो इजराइल है, क्योंकि वो चाहता था कि रेजिम चेंज हो, इस ईरान को बर्बाद किया जाए, ईरान को स्टोन एज पे लिया जाए, तो हम अकेले नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, बहका के ट्रम्प साहब को वहाँ ले आया। अब वो ट्रम्प साहब का बिजनेस इंटरेस्ट था या प्रो इजरायली अमेरिकन जो लॉबी है, बहुत बहुत एक तरीके की इतनी, मतलब उनके पास इतना पैसा है, इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉलिसी को, और वो पॉलिटिकल पार्टीज रिपब्लिकन खासकर उनके बिल्कुल बीच में हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस ट्रम्प पे बहुत ज़्यादा है। एक तो इजराइल का डायरेक्टली, दूसरा इजराइल की जो लॉबी अमेरिका है उसकी, ये दोनों। लेकिन ये भी बहुत हैरानी की बात है कि इतनी कम तादाद में यहूदी हैं पूरी दुनिया में, इतने ताकतवर कैसे हैं? ये भी तो कई लोग सवाल पूछते हैं। ताकतवर है कि हाँ। आरफा जी, हर साल 1 जनवरी को 6 अरब डॉलर का, $6 बिलियन चेक जाता है अमेरिका से इजराइल को। वहाँ पे कितने लोग कितने हैं वहाँ पे? 4 मिलियन, 5 मिलियन, 9 मिलियन। हाँ। 5 मिलियन के लिए आप 6 बिलियन का डॉलर बेचते हैं। बिल्कुल, पूरा पाल ही रहा है, यानी अमेरिका ही पाल रहा है उनको। मैं कह रहा हूँ, तो फिर ताकतवर नहीं होंगे तो क्या होंगे? खुद तो, और खुद की भी इस पर भी शक नहीं है, क्योंकि उनकी मिलिट्री, स्पेस, प्रिसिजन टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस टेक्नोलॉजीज, उस पे उन्होंने, वो क्या करते हैं कि वो स्पेशलाइज्ड एलिमेंट्स लगाते हैं और जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनको मास्टर करते हैं। इसीलिए उन्होंने हमारा जो आप हमारे स्टैंड की बात कर रही थी, हमारी तो साइड जो रही है इजराइल के साथ रही है, वो मेरे ख्याल में, मेरे दृष्टिकोण में वो एक गलती है। लेकिन मोदी राज में ही हुआ है ऐसा। थोड़ा थोड़ा हम उनकी तरफ जा रहे थे, लेकिन पिछले 12 साल में हम सीधे उनकी तरफ आके खड़े हो गए। वही मैं कह रहा हूँ, वही बदकिस्मती ये है कि जो हमारा जो बैलेंस स्टैंड रहा है, उस बैलेंस स्टैंड को हमने इम्बैलेंस कर दिया। और इम्बैलेंस इसलिए कर दी कि 48 घंटे पहले मोदी साहब वहाँ गए और वहाँ नेसेट में उन्होंने भाषण दिया, और उस भाषण को देखिए ना, टेलीविजन पे है, वो कहते हैं हम आपके साथ भाई हैं, आपके बिल्कुल साथ हैं, फादरलैंड और मदरलैंड। और वो, यही तो मैं कह रहा हूँ, तो इसीलिए वी हैव फॉरगॉटन द नुएंस। आप जानते हैं, लेकिन मेडल मिला मोदी जी को, वो तो अच्छी बात है, मेडल मिल गया। वो भी मेडल है ही नहीं। इजराइल की जो तारीख में वो मेडल एग्जिस्ट नहीं करता, तो मोदी जी के लिए बनाया गया। भाई, तब आप इस इंटरव्यू के बाद एक मेडल मुझे दे दीजिए, इसमें क्या है? आप कबूल कर लेंगे? मैं कह रहा हूँ, मतलब कबूल नहीं किया, ये तो कबूल करना है, क्योंकि वो तो डिप्लोमेसी है। तो जब ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया, अब तक ये माना जाता था कि इजराइल पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित मुल्क है।
बल्कि इज़राइल के वोटर नेतन्याहू को या इस तरह की जो बहुत ही ज़ायनिस्ट और राइट विंग जो पॉलिटिक्स है, पहला रीज़न नंबर 1 उनका ये होता है कि ईरान से आपको बचाना है, अरब देशों से आपको बचाना है, इसलिए मुझे वोट देते रहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आयरन डोम जिसे कहा जाता है, वो सुरक्षित नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि उनके जो न्यूक्लियर सिटीज़ हैं, वहाँ पर ईरान ने हमला कर दिया, उस पे उसको भी डैमेज हुआ है, तमाम बिल्डिंगों की तस्वीरें हमने देखी। तो ईरान जब हमला कर रहा है इज़राइल पर, हम ये तो जानते हैं कि ईरान को कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन इज़राइल को क्या नुकसान पहुँचा है? 10 गुना छोटा शहर है, छोटा मुल्क है ईरान के मुकाबले इज़राइल। जब आयरन डोम बन रहा था हुँ। तो मैं इज़राइल में कुछ बार गया हुआ हूँ वहाँ पे, अच्छा। क्योंकि उस वक्त उनको जो हिज़्बुल्लाह हैं उनके रॉकेट्स थे, वो रॉकेट के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे थे, हेल्पलेस थे। हुँ। और यही कहते हैं ना कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र की है कि अगर आपके पास साजो सामान है, आप इसको इनोवेट कैसे करते हैं, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, जैसे इन्होंने इस वक्त किया है। आपने बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, जो ड्रोन हैं आपके पास, इनको जैसे वो सब बीज की तरह इनको स्वॉर्म करते हैं हुँ। और उन समझ नहीं आती उनको क्या हो रहा है। यही आयरन डोम में हुआ है, अच्छा। क्योंकि उनको भी पता है आयरन डोम में है क्या, हुँ। तो जल्दी जल्दी इनोवेट करके उसको न्यूट्रलाइज किया है। जहाँ पे आपने न्यूक्लियर परमाणु, जब आप बिमोना और हुँ। हरद की बात जी, कर रहे जी, हैं, जी, बिल्कुल। बिमोना तो लिटिल इंडिया है, आपको हुँ। जानते हैं, वहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन बिल्कुल। काफ़ी है। वहाँ मसाला डोसा भी मिलता हुँ। है, आपको पापड़ी चाट भी मिलती है, एक ही एक लेन में सब कुछ मिलता है। अच्छा। मगर उसके साथ ही वहाँ पे न्यूक्लियर हुँ। एलिमेंट्स हैं। मैं समझता हूँ ये एक शाइस्तगी नहीं थी, हुँ। ये थी। हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं ऑप सिंदूर में, पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। जो न्यूक्लियर थियोलॉजी है उस पे कहते हैं कि पारंपरिक युद्ध में आप न्यूक्लियर वेक्टर्स या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के सामने मत जाइए, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान में हुँ। अगर एक चीज़ बरकरार है सन 1988 से, हुँ। जब बेनज़ीर और राजीव गांधी का हुँ। अकॉर्ड हुआ था कि हम एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे पे हमला नहीं करेंगे। हमला नहीं करेंगे। वो हर साल 1 जनवरी को बिल्कुल बिना ब्रेक के एक्सचेंज होता है लिस्ट दोनों मुल्कों का, ताकि आपको पता है वहाँ कहाँ हुँ। कहाँ न्यूक्लियर तो गलत किया ईरान ने? ये मेरे ख्याल में ये नहीं करना हुँ। चाहिए, क्योंकि उस पे केनेथ वॉल्ट्स एक न्यूक्लियर स्पेशलिस्ट रहे हैं। मुझे उनके शब्द अभी याद हैं क्योंकि आपने जिक्र किया। डू नॉट, आप अपने अपोनेंट को या दुश्मन को इस स्थिति मत लाइए कि वो अपने खुद को सवाल पूछेगा, यूज इट और लूज इट। हुँ। हुँ, हुँ, समझ हुँ, गए हुँ, ना? हुँ। कि इससे कि अच्छा मैं अगर इस्तेमाल ही कर लेता हूँ। अगर भई ये अगर जा रहा है, डैमेज हो रहा है, इससे अच्छा मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। हाँ। अगर जाने वाला है तो मैं इस्तेमाल लेकिन करूँगा। कहा ये जा रहा है कि न्यूक्लियर उन्हें पता था और बाकायदा जहाँ बन रहे हैं हथियार जहाँ हैं, वहाँ भी ईरान कर सकता था हमला, लेकिन उसने बिल्कुल नज़दीक हमला किया ये बताने के लिए कि मेरे अंदर ये कैपेसिटी भी है। ये यही तो मैं ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ है इस हुँ। युद्ध में। आपने ये सवाल नहीं पूछा कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल डिएगो गार्सिया हुँ। क्यों दी? क्योंकि उनकी रणनीति जो है हुँ। बड़ी साउंड रणनीति हुँ। रही है, और जो अमेरिका की रणनीति है कन्फ्यूज़ रही हुँ। है। अब थोड़ा-सा फ्यूचर के 2-3 सवाल आपसे जी, पूछना जी। चाहती हूँ। पहली बात तो ये देखिए वो कह रहे हैं कि हमने ईरान की नेवी को तो पहले ही तबाह कर दिया, अब तो कुछ बाकी नहीं है उनके पास। इसके बाद कहा ये जा रहा है नेटो से उन्होंने कहा बाकी देशों से कहा कि भई अपने जंगी जहाज़ भेजिए यहाँ हॉर्मुज़ पे, किसी ने अपने जहाज़ नहीं भेजे, बल्कि और जंग की निंदा कर दी। तो इस जंग में कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप अकेले भी पड़ गए हैं। अपनी अमेरिकी जनता को उन्हें जवाब भी देना है। इज़राइल के दबाव में कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जनता को जवाब उन्हें ही देना होगा। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ भी जवाबदेही होनी है। मुझे बताइए क्या वाक़ई ईरान की जो नेवी पावर है वो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ़ एयर फ़ोर्स की पावर नज़र आ रही है? नहीं, नेवी एयरफोर्स भी काफ़ी काफ़ी कमज़ोर है? कमज़ोर हुँ। है, बड़ी बुरी स्थिति पे है। मगर ये है कि उनको मिसाइल की जो हुँ। टेक्नोलॉजी है और मिसाइल के नंबर्स जो हैं, मतलब मिसाइल्स में एक तो हुआ कि बैलिस्टिक हुँ। मिसाइल, दूसरा हुआ क्रूज़ मिसाइल्स, तीसरा हुआ ड्रोन्स, और चौथा जो है जिसे कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशंस,
आप ज़मीन से हवा में मिसाइल छोड़ दीजिएगा तो वो जब 7-8 किलोमीटर पे है वो मतलब मिलिशियन जो है वो सैर सपाटा करते हैं, अच्छा। ढूंढते हैं। जैसे ही उन्होंने एक KC-135 को कैसे गिराया, हाँ, कैसे? क्योंकि उन्होंने वो मतलब लॉइटरिंग म्यूनिशन जो उन्होंने रिलीज किया, उन्होंने वो को हीट सीकिंग इंफ्रारेड सीकर है, जहाँ जहाँ भी थोड़ी गर्मी होगी वहाँ पे तो ठंड है, हाँ, पूरे 8 किलोमीटर बिल्कुल। पे तो ठंड है, -50 और ठंडा हो जाएगा, -40। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ जब अब जेट चलता है, जेट का एग्जॉस्ट जो है वो एग्जॉस्ट पे टारगेट होता है। तो वैसे ही उन्होंने KC-135 पे गिरा दिया। हालांकि अमेरिका कहता है उनका टकराव हुआ है, टकराव नहीं हुआ है, एक जहाज को ऐसे किया, दूसरा वापस आ गया। तो ये जो उन्होंने किया है ये अभी भी बरकरार है। तीसरा मुद्दा जो सवाल जो आपने पूछा, देखिए अमेरिका में कार्लसन हैं जो उनके सारे सबसे कंजर्वेटिव लीडर हैं, उन्होंने कल ही परसों क्या बात की, उन्होंने कहा कि हमें कोई सिंपैथी नहीं है ट्रंप के साथ, ये गलत युद्ध लड़ रहा है। जोना ब्लैंक रैंड कॉर्पोरेशन में एक बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा ये तो पॉइंटलेस वॉर है। तो मतलब जब आपके सदर को मालूम नहीं है कि जंग क्या होती है, जंग कैसे लड़ी जाती है, लक्ष्य कैसे ढूंढे, कोई ही इज कंप्लीटली द मोस्ट इग्नोरेंट सदर यू हैव हैड इन अमेरिका। तो फिर ये जंगी जहाज आएंगे पानी में, क्या हॉर्मुज में आएंगे? लेकिन हॉर्मुज में बताया जा रहा है कि माइंस बिछा रखी हैं। ये इफेक्टिवली उन्होंने ब्लॉक किया है। और जो ट्रंप साहब वहाँ जो है वो एक तरीके से, जब आपके पास ताश में पत्ते नहीं है तो आप ब्लफ करते हैं, वो ब्लफ कर रहे हैं। पहले बोला कि 48 आवर्स, यही तो मैं कह रहा हूँ, उनकी बात नहीं मान सकते हैं। 9 बजे कुछ कहेंगे, 10 बजे कुछ कहेंगे, 11 बजे पूरा उल्टा, और 12 बजे नई बात करेंगे। वो उन्होंने कहा कि अब सदर अगर उनको एक वार्निंग, चेतावनी देता है कि आपका जो 48 घंटे में आप खोलिए, नहीं तो हम आपके पावर प्लांट्स पे कर देंगे। जाएंगे। हाँ। और उनका जवाब क्या था, आप ये करेंगे हम भी आपके पावर प्लांट्स पे। और ये भी किसी ने वहां से आवाज उठाई कि हम आपके डिसलाइनेशन प्लांट्स जो हैं आपके नहीं मगर आपके एलाइज के हैं, तो पानी बंद हो तो जाएगा। ये इनडायरेक्टली जो है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये दे सक themselves into this conflict। मगर करें क्या, वो अमेरिका के तो यानी allies हैं। कभी जंगी जहाज हॉर्मुज में नहीं आएंगे अमेरिका के? हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि वहां पे 4 द्वीप हैं, अच्छा। 4 आइलैंड्स। कहा जाता है कि वहां भी पूरा अंडरग्राउंड है। नहीं, मुझे समझाइए, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, क्या बला है आखिर? ये ईरान कैसे पूरी दुनिया की एनर्जी कंट्रोल कर रहा है, ये समझा दीजिए। ये ईरान कंट्रोल्ड है। कैसे? नहीं, इट इज नहीं, इसमें घुसना क्यों मुश्किल है? इट इज जो कानून कहता है, कानून के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस कमीशन लॉ ऑफ द सीज अनक्रॉस, उस पे ओनरशिप ऑफ द स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज इज ईरानी। और जो कोस्ट जो है यहाँ पे, और उसके 4 द्वीप हैं, वो भी ईरान के हैं, वहाँ पे ईरान के फोर्सेस हैं। कहा जाता है वहाँ अंडरग्राउंड है। इनको शायद मालूम है कि अगर हम वहाँ घुसे, इसीलिए यूरोपियन मुल्कों को, 20 मुल्कों को अपील की कि आप आइए वहाँ पे ओपन करिए। वो ईरान जो अपने फ्रेंडली ममालिक हैं, उनको तो जाने की इजाजत दी, हमें भी इजाजत दी है। हमारे ऑयल टैंकर्स आए हैं वहां से। श्रीलंका तक से कह दिया है, श्रीलंका को। जी हाँ, जी, क्योंकि श्रीलंका ने कहा कि भी हम अमेरिका के जहाजों को यहाँ नहीं बिल्कुल, लैंड यही तो मैं कह रहा हूँ। वो अब दे आर आइडेंटिफाइंग फ्रेंड एंड फो। फो इज अमेरिका एंड द गल्फ नेशन एंड इजराइल। दूसरा स्ट्रेट ऑफ बबल बंदर जो रेड सी का है, अच्छा, वहां पे अभी खेल शुरू नहीं हुआ है। अमेरिका जानता है वहां पे हौतीज को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है, और हौतीज वहां करेंगे जो ईरान यहाँ कर रहा है। तो वो फिर जंग और ही बढ़ेगी। यही तो सबसे ज्यादा खतरा है। अगर अमेरिका अक्लमंद मुल्क है, अगर उनके सदर अब जान रहे हैं कि जो कुछ भी गलतियां हैं छोड़ दीजिएगा, वो ही मस्ट लिसन टू द इरानियंस। मेरे ख्याल में जैसे पाकिस्तान के आसिम मुनीर साहब ने कल ही कुछ खबर आई है, बातचीत हो रही है। जी हाँ, वो मीडिएशन करेंगे इजिप्ट और टर्की के साथ। तो अगर वो कुछ आगे बढ़ा तो एक तरीका सीज फायर पहले हो जाए, और मेरे ख्याल में ईरान भी
वक्त मिल जाए उसको भी, हाँ, उनको, वक्त मिल क्योंकि जाए। उन पे भी काफ़ी बर्बादी हुई है, हम्म, लीडरशिप गई है, और वो भी हम्म। सस्टेन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ, वो ये कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है। अब तक ये कहा जा रहा था कि भाई ईरान इस जंग को सीज फायर होती है तब भी कोई ऐसी थर्ड पार्टी तो है नहीं डिक्लेयर करेगी कि ये दोनों थे, ये रेफरी आ गए, उन्होंने एक का हाथ ऊपर कर दिया कि आप जंग जीत गए। ये तो जो आप फॉरएवर वॉर का जिक्र कर रहे हैं, अब तो आज के मॉडर्न जमाने में तो ये होता ही नहीं है। सब अपने अपने साथी चुन लेते हैं कि हमने माना आप जीते, उसने माना वो जीता, ओ कोई बिल्कुल। डिक्लेरेशन तो होगा जी नहीं। जी। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि ईरान इसमें जीत गया है और ईरान मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा नेता बन गया। ये बात अभी तक कही जा रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ ईरान सबसे बड़ा चैलेंजर बन जाएगा अमेरिका का, और जो साम्राज्यवाद है, जो इंपीरियलिस्ट ताकतें हैं, उनको हराने के एक बड़े रेजिस्टेंस फोर्स के तौर पर। नहीं, वो तो एक सेंटिमेंट यू कैन, आप कह सकते हैं एक सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है, मगर ये बात जानिए कि शिया इस्लाम एंड सुन्नी इस्लाम आर ऑल्सो टू एलिमेंट्स विच आर डिफरेंट। हालांकि इस जंग में दोनों को यूनाइट किया है, मैं वही कहना चाह रही बहुत थी आपसे। ऐसा तरीका। मैं अपने कश्मीर की बात कर रहा हूँ, केरला की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आम लोग आपके जैसे और हमारे जैसे अपने गहने ईरान के सपोर्ट के लिए दे रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, लार्ज स्केल। और भारत सरकार और बाकी लोग बिल्कुल हैरान रह गए कि 10,000 लोग सडनली अचानक लाल चौक पे आए। 10,000। 10,000 लोग हमने पिछले 35 साल में वहां देखे नहीं है कि इतना। लाइकवाइज इन केरला, वहाँ पे भी फेथ है, और दूसरा काफ़ी केरला के लोग वहाँ रहते हैं वेस्ट एशिया में। ये तो पहला। दूसरा देखिए, अब आप ये कह सकते हैं कि ईरान हैज़ बिकम ए चैलेंज। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, मीडियम पावर्स आर ऑल्सो चैलेंजेस टू अमेरिका, नॉट जस्ट रशिया एंड चाइना। मगर ये भी समझिए कि वेस्ट एशिया में काफ़ी इस्लाम है, खासकर सुन्नी इस्लाम। अब उनको सोच विचार करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती, जब आप भविष्य की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती तो वेस्ट एशिया के ये शेखडम्स की है कि हाउस ऑफ साउथ पे सवाल उठाया जा सकता है। बहुत बड़ी बात है, क्या आपकी कॉम्पिटेंस है? क्या आप बचा नहीं सकते हमें? तो फिर क्या है आप? क्योंकि सऊदी बनाम ईरान की तो ये जंग जो है, कई बार तो ये भी खबरें आई हैं कि सऊदी अरब ने कहा कि भाई अमेरिका से कि करिए इन पे हमला, हम देख लेते हैं। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सऊदी अरेबिया और सारी शेखडम जो वहाँ हैं, उन्होंने हाथ पकड़ के ट्रंप साहब ने कहा ये युद्ध मत करिए, क्योंकि उनकी असेसमेंट अमेरिका से ज़्यादा अच्छी थी। क्योंकि उनको मालूम था कि ईरान अमेरिका नहीं पहुंच सकता है। ईरान कहाँ पहुंचेगा अपनी मिसाइल के साथ? अरब वर्ल्ड में। बिल्कुल। और अरब उनके एलाइज हैं। तो ये जब हम बहुत जवान थे, एक बॉलीवुड का गाना था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो यही ये सवाल है, कहाँ निशाना है और कहाँ निगाहें? निगाहें अमेरिका पे और निशाना गल्फ पे। तो इसीलिए गल्फ लोगों ने इनको रिक्वेस्ट की मत करिए। मगर जैसे मैंने कहा है, बेअकल लीडर्स हैं अमेरिका में, खासकर ट्रंप, और वो घुस गए। अब वो निकलना चाहते हैं, मगर निकल नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे। अब बिल्कुल आखिरी बात कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संधि होती है, या आज के दिन मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज ही के दिन बात रहती है, या और हमला होता है? क्या आपको लगता है कि दुनिया की नज़र में, सिर्फ मुस्लिम दुनिया नहीं, दुनिया की नज़र में क्या ईरान जीत गया है? आपकी नज़र में क्या ईरान जीत गया है? नहीं, सारी दुनिया की नज़र में ईरान जीत गया, उसको शक नहीं है, कोई शक नहीं है। तो जैसे मैंने पहले कहा था, एसिमेट्रिक वॉर में जो कमज़ोर मुल्क अगर वो बरकरार रहता है, वो उसकी सफलता है। इट इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर। जी। दो इक्वल पावर्स करें तो अलग अलग मानी रख सकते हैं। तो इसमें शक नहीं है कि इसमें आपको याद होगा कि जब अलेक्जेंडर आए थे तो पोरस ने तो लड़े, मगर हराया उनको किसने? मच्छरों ने। इसीलिए कहावत है,
जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी नोट पे मैं इस कार्यक्रम को ख़त्म करना चाहती हूँ। बहुत जानकारी मुझे मिली एक पत्रकार के तौर पे और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इस जंग को समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे कपिल कागजी भी ये कह रहे थे कि ये जंग सिर्फ़ हथियारों की जंग नहीं है, ये जज़्बात की जंग भी है और एक तरह से साम्राज्यवाद के खिलाफ जो मॉडर्न डे साम्राज्यवाद इम्पीरियलिज़्म है, उसके खिलाफ भी हम एक एक मध्यम दर्जे के एक मुल्क को जिस तरह से लड़ते हुए देख रहे हैं, वाक़ई सलाम है ईरान को।